ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं प्रौणिकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई द्वितीय के अंदर शामिल किया गया है। टॉपिक जो हमारा है वो है प्लांट नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण, जिसके बारे में हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में बात की थी। और हमने कहा था कि प्लांट नोमेनक्लेचर पादप नामकरण के अंदर हम सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, रूल्स, नियम और रिकमेंडेशन, सुझाव या संस्तुति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमने प्रिंसिपल के पश्चात जो रूल्स थे उसमें 4 इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे रूल्स के अंदर, नियमों के अंदर 5वें नियम की बात करेंगे। 5वां नियम है नेम ऑफ द जीनस, वंश का नाम। पादप नामकरण में वंश का नाम किस प्रकार रखा जाए उसके बारे में ये नियम बताता है। द नेम ऑफ जीनस इज नाउन एंड ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। जो वंश का नाम होता है वो संज्ञा शब्द है और वो हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है। दीज नेम्स आर यूजुअली सिंगुलर। ये नाम एक वचन होते हैं हमेशा। अर्लियर जेनरिक नेम आर ओनली इन लैटिन वर्ड। जो प्रारंभ में अगर हम वंश नामों की बात कर रहे हैं तो वो लैटिन शब्द ही होते थे केवल। बट नाउ नेम्स ऑफ सेवरल जेनरा आर केप्ट बाय लैटिनाइजेशन ऑफ द नेम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट। लेकिन अभी की बात करें तो कई ऐसे वंश हैं जिनके जो नाम हैं वो हम जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं उनके नामों के लैटिनीकृत रूप के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जीनस थियोफ्रेस्टा, आफ्टर द नेम ऑफ थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। जो साइंटिस्ट थे हमारे वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस, जिसको हम वनस्पति विज्ञान के फादर या पिता भी कहते हैं, और उनके नाम के हिसाब से, उनके नाम के लैटिनीकृत फॉर्म्स के हिसाब से थियोफ्रेस्टस से थियोफ्रेस्टा नाम बना जीनस। लीनिया ऑन कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है उसके जो जनक हैं, फादर हैं कैरोलस लीनियस, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति दी थी। और कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक के नाम के ऊपर लीनिया वंश रखा गया। हुकेरिया ऑन हुकर, और जोसेफ डाल्टन हुकर, जेडी हुकर के सम्मान के अंदर, या हम उनके लैटिनीकृत नाम को देखें तो हुकेरिया वंश का नाम रखा गया। एंड जेफरसोनिया ऑन थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के लैटिनीकृत जो शब्द है वो है जेफरसोनिया, तो जेफरसोनिया वंश का नाम रखा गया। बिसाइड्स नेम्स ऑफ सेवरल जेनरा आर केप्ट आफ्टर देयर लोकल नेम्स और द प्लेस ऑफ देयर डिस्कवरी। और कई जो वंशों के नाम हैं वो उनके जो लोकल नेम्स होते हैं, जो वहाँ पर वर्नाकुलर नेम्स या वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर जो नाम होते हैं उनको भी रखा गया है। और कुछ को उनके खोज के स्थान से, जहाँ से वो प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमें वो मिले हैं, उन स्थानों के नाम से भी वंश का नाम रखा गया है। तो वंश के नाम में हम ये देख सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम के लैटिनीकृत नाम हो सकते हैं, और जहाँ उनकी खोज हुई पादप की उसके स्थान के आधार पर हो सकते हैं, या पादप के जो वहाँ प्रचलित लोकल नेम्स हैं उसके आधार पर हो सकते हैं। और 6th नेम ऑफ द जीनस, नेम ऑफ द स्पीसीज। जो छठा नियम है वो है आपके नेम ऑफ द स्पीसीज, जाति का नाम। जाति का नाम किस प्रकार रखा जाए ये नियम ये बताता है। द नेम ऑफ स्पीसीज इज ए बाइनरी कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ द जीनस फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एपिथेट। तो हम ये देखते हैं कि जो जाति का नाम है वो अगर हम द्विपद संयोजन में देखें तो वो वंश नाम के पश्चात लिखा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, या हम जातीय विशेषण के बारे में बात करें। द स्पीसीज नेम नॉर्मली बिगिन विद द स्मॉल लेटर। जैसा हमने कहा था कि जो जाति का नाम है उसका जो प्रथम अक्षर है वो छोटे अक्षर से लिखा जाता है। इफ़ एन एपिथेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स
अगर हम ये देखें कि जो एपिथेट हैं, स्पेसिफिक एपिथेट या जाति का जो नाम है उसके अंदर के दो या अधिक शब्द हैं, दीज आर टू बी यूनाइटेड और हाइफन, तो उनको हम संयुक्त कर सकते हैं या हाइफन लगा कर लिख सकते हैं। और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो हिबिस्कस इसका वंश नाम है और रोजा साइनेंसिस इसकी स्पेसिफिक एपिथेट या जातीय नाम है। तो रोजा और साइनेंसिस के बीच में हमने हाइफन यूज किया है। द नेम ऑफ स्पीसीज मे बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स एंड मे इवन बी कंपोज्ड आर्बिट्रेरीली, तो जो जाति का नाम है वो विभिन्न प्रकार के, ये कई प्रकार के स्रोतों से लिया गया है और वो स्वेच्छ रूप से कंबाइंड किया गया है, कंपोज या संगठित किए गए हैं, जिसको हम उदाहरणों से समझ सकते हैं। द स्पीसीज एपिथेट मे बी बेस्ड ऑफन द नेम ऑफ एनी फेमस बॉटनिस्ट, तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्पीसीज या जाति नाम है वो हम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे भी रख सकते हैं। जैसे हमने वंश नाम में बात की थी कि जो वंश नाम है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे भी रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्स डेविसी इज़ बेस्ड आफ्टर डेविस, तो जो डेविस साइंटिस्ट है उनके नाम से हमने स्पीसीज़ का नाम रख दिया डेविसी। और बार्बेरिस थनबर्गाई आफ्टर थनबर्ग, जो थनबर्ग वैज्ञानिक थे उनके नाम के आधार पे थनबर्गाई या थनबर्गी जाति का नाम रखा गया। सच स्पीसीज नेम्स में बी टेकन फ्रॉम एनी सेक्स, और ये जो जाति नाम है वो किसी भी लिंग में लिए जा सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये मस्कुलर या फेमिनिन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी सेक्स, एनी सेक्स कैन बी यूज्ड। द स्पीसीज नेम मे बी बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर करेक्टर ऑफ ए प्लांट और द प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, और जो जाति का नाम है वो पादप के किसी भी लक्षण के आधार पे हो सकता है या उस स्थान पे आधार पे हो सकता है जहाँ पर वो मिला है। द सेक्स ऑफ सच स्पीसीज नेम इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेक्स ऑफ जेनरिक नेम, और इस प्रकार के जो स्पीसीज या जातीय नाम है उसके अंदर जो सेक्स है या लिंग की बात करें हम, तो जैसा जेनरिक नेम के अंदर या वंश नाम के अंदर जो सेक्स है उसी के सिमिलर ही उसका जाति के नाम का लिंग होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए। द स्पीसीज नेम्स में बी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो जो जातीय नाम है वो हम ये देख सकते हैं कि वर्णात्मक विशेषण भी हो सकता है। सच नेम्स आर मेड ऑफ बाय लेटिनाइजेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, तो इस प्रकार के जो नाम है वो हम देख सकते हैं 2 या अधिक जो शब्द होते हैं उनके लेटिनीकृत रूप में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीसीज नेम क्वाड्रिकुलरिस इज फॉर 4 लीव्ड स्पीसीज, तो हम क्वाड्रिकुलरिस की बात करें तो 4 पत्तियों वाली जातियां हैं, उसके लिए हम क्वाड्रिकुलरिस नाम यूज़ कर रहे हैं स्पीसीज़ के रूप में, जातीय नाम के रूप में। लेटिफोलिया फॉर ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज, जो चौड़ी पत्ती वाली जातियाँ हैं उसके लिए हम लेटिफोलिया यूज़ कर रहे हैं। एंड एंगुस्टिफोलिया फॉर नैरो लीव्ड स्पीसीज, एंगुस्टिफोलिया हम यूज़ कर रहे हैं संकरी पत्तियों वाली जातियों के लिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो उसका वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वर्णन के आधार पे भी, या हम प्लांट कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर के आधार पे भी हम जाति के नाम की रचना कर सकते हैं। इफ़ द स्पीसीज नेम सो सिमिलिटी विद दैट ऑफ अ जीनस, यदि अगर देखा जाए कि जातीय नाम जो है जो वंश नाम से समानता रखता है, द स्पीसीज नेम्स आर मेड बाय एडिंग सफिक्स टू द नेम ऑफ जेनरा, तो हम ये देखें कि जो जेनरिक नेम है या वंश नाम है उसके पीछे कुछ अनुलग्न लगा दिए जाते हैं जिससे जातीय नाम की रचना हो जाती है, जातीय नाम का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल स्पीसीज नेम क्वेर्सिफोलिया सो सिमिलिटी विद द लीव्स ऑफ क्वेर्कस, तो हम क्वेर्सिफोलिया की जो नामकरण किया है जाति का वो हम ये देख सकते हैं कि जो वंश नाम क्वेर्कस हैं उससे सिमिलिटी रखता है। एंड बेग्नोनियोइडिस जो जाति नाम है बेग्नोनियोइडिस, ये सिमिलिटी रखता है बिग्नोनिया, जो वंश नाम है बिग्नोनिया उससे समानता रखता हुआ जातीय नाम है बेग्नोनियोइडिस। However, the specific epithet should not be exactly the generic name, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो वंशीय नाम है उसके एकदम समान जातीय नाम या जातीय
विशेषण की बात करें वो नहीं रखा जा सकता। एग्जाम्पल नेम्स लाइक लाइनेरिया एंड फ्रेगमाइटिस वेर स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट द जेनरिक नेम आर नोन एज टोटोनिम्स। तो ये देखा गया है कि जो जाति नाम वंश नाम और जाति नाम एक जैसे नहीं हो सकते। यदि जाति नाम वंश नाम का एकदम उसकी पुनरावृत्ति है, ठीक उसी की पुनरावृत्ति है, तो हम इस प्रकार के नामों को पुनर्नाम कहते हैं, टोटोनिम्स कहते हैं। टोटोनिम्स आर ट्रीटेड एज इल लेजिटिमेट इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो वानस्पतिक नामकरण के अंदर ये जो टोटोनिम्स या पुनर्नाम हैं ये अवैधानिक हैं या अवैध हैं। 7वें नियम की बात करें, रूल 7, नॉमिना जेनेरिका कंजरवेंडा। दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा जो रूल है वो जो प्राथमिकता का सिद्धांत है उसकी सीमाएं हैं और उसके लिमिटेशन हैं। सर्टेन नेम्स दो नॉट द ओल्डेस्ट हैव बीन रिटेन्ड बाय जनरल कंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर लॉन्ग यूजेस। ये देखा गया है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत पुराने तो नहीं हैं, लेकिन देखा गया है कि वो बहुत अधिक समय से प्रचलित हैं, लॉन्ग यूजेज हैं। एट द स्टॉकहोम कांग्रेस जो हुई उसके अंदर ये देखा गया कि 787 जेनरिक नेम्स वर कंजर्व्ड फॉर द वास्कुलर प्लांट्स। जो संवहनीय पादपों के 787 वंश नाम है उनको संरक्षित किया गया, कंजर्व किया गया। इसीलिए ये जो 787 जो वंशीय नाम है, वंश नाम है, उनको नॉमिना जेनेरिक का कंजरवेंडा के अंदर शामिल किया गया है। तो ये स्टॉकहोम कांग्रेस जो हुई थी उसके दौरान ये काम किया गया था और 787 जो सामान्य पादपों के वंश हैं उनको संरक्षित किया गया था। वो ओल्डेस्ट नहीं थे, बहुत पुराने नहीं थे, लेकिन वो लॉन्ग यूजेस के कारण उनको संरक्षित कर दिया गया, उनको उपयोग में लाया गया। एट द स्टॉकहोम कांग्रेस द टर्म टैक्सोन वाज इंट्रोड्यूस। ये भी एक उपलब्धि थी कि जो स्टॉकहोम कांग्रेस थी उसमें सबसे पहली बार वर्गक शब्द का उपयोग किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पर। रूल नंबर 8 लैटिन डायग्नोसिस। और नियम 8 की बात करें, लैटिन निदान। डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू टेक्सा पब्लिश्ड प्रायर जनवरी 1955 वर एक्सेप्टेड एज वैलिड। ये देखा गया है कि जनवरी 1955 से पहले जो किसी भी वर्ग का जो डिस्क्रिप्शन या नए वर्ग का जो वर्णन था वो स्वीकार किया गया, जो पब्लिश था, प्रकाशित था, वो स्वीकार किया एज ए वैलिड, वैध रूप से स्वीकार किया गया। जनवरी 1995 से पूर्व में जो नए वर्ग थे उनका जो वर्णन जो प्रकाशित था उसको वैध रूप में स्वीकार किया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। वहाँ पर किसी भी भाषा का बर्डन नहीं था या उसको भाषा के रेफरेंस में नहीं लिया गया। दिस नो डिस्क्रिप्शन वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड अनलेस कंपेयर्ड बाय लैटिन ट्रांसलेशंस। उसके पश्चात अगर कोई डिस्क्रिप्शन मिला ये न्यू टेक्सॉन के नए वर्ग के बारे में, तो जब तक कि उसका लैटिन ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं होता है तब तक उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस वर्णन को माना नहीं जाएगा। ये लैटिन डायग्नोसिस कहता है। रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 नेम्स ऑफ प्लांट्स इन कल्टीवेशन। प्लांट्स ब्रॉट फ्रॉम द वाइल्ड इनटू कल्टीवेशन रिटेन ओरिजिनल नेम्स। यदि कोई जंगली पादप है और उसको हमने कृषि करने में शुरू कर दिया है, उसकी खेती करनी शुरू कर दी, तब भी उसका जो मौलिक नाम है, ओरिजिनल नेम है, वो रिटेन किया गया, वो वहीं पर रखा गया, प्रस्तावित रखा गया, उसको रिटेन किया गया। रूल नंबर 10 साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। जो लेखक का नाम है उसकी बात की जाए। नो नेम ऑफ टेक्सॉन ऑफ एनी कैटेगरी इज वैलिड अनलेस इट इज accompanied by the author's name, often in accepted abbreviations। तो जो लेखक का नाम है वो संदर्भ के रूप में लिखा जाए और कोई भी वर्गक हो उसका तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके पीछे लेखक का नाम नहीं लिखा जाएगा। और ये जो लेखक का नाम है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत एब्रीविएटेड संक्षिप्त फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, लिलियसी एडांस। द फैमिली लिलियसी वाज इंस्टीट्यूटेड बाय माइकल एडांसन। तो माइकल एडांसन का जो एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है वो एडांस है, तो लिलियसी एडांस। इसी तरह से लिलियम लिन कैरोलस लिनियस के कारण द स्पेसीज लिलियम सुपरबम वाज
instituted by the Carolus Linnaeus. The name of the plant is indicated in italics. जो प्लांट नाम है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है और उसके पीछे जो ऑथर्स का नाम है वो सिंपल फॉर्म्स के अंदर और एब्रीवेटेड फॉर्म, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एब्रीवेशन फॉर्म्स में लिखा जाता है. तो लिलियम सुपरबम लिन, लिन मतलब लिनियस. When a plant is named by one author but validly published by another. कई बार ये भी दिखाया गया है कि नाम किसी एक लेखक ने दिया है और उसका वैध प्रकाशन दूसरे लेखक के द्वारा किया गया है. Names of both the authors in standard abbreviation are appended to the name of the plant. तो ये दिखा गया कि पादप के जो नाम है उसके पीछे की तरफ और दोनों ऑथर्स, दोनों लेखकों का जो प्रमाणीकरण, जो संक्षिप्त उनका नाम है वो उसके पीछे लगाया जाएगा. फॉर एग्जांपल कैपरिस लेसियंथा और RBR-XDC. दिस मीन्स दैट द नेम कैपरिस लेसियंथा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन. तो जो रॉबर्ट ब्राउन के लिए हमने RBR लिखा है, तो कैपरिस लेसियंथा तो जो नाम है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, बट वो गेव नो डिस्क्रिप्शन टू अकम्पेनी विद द नेम. नाम के साथ उन्होंने किसी प्रकार के वर्णन वहाँ पर नहीं दिया था. लेटर ऑन डिड कैंडोली DC गेव वैलिड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस. तो एपी डी कैंडोली के द्वारा बाद में इसका वैध वर्णन दिया गया. इसलिए आप ये देखें कि दोनों चीज़ें यूज की गई है, कैपरिस लेसियंथा, RBR-XDC. RBR रॉबर्ट ब्राउन एंड DC डी कैंडोली. और रूल नंबर 11, when a genus is split into two or more genera, the original name is retained for the type genus. जब कभी भी वंशीय नाम को दो भागों में या अधिक टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो जो मौलिक नाम था वो जो टाइप जीनस है या मूल वंश है उसके साथ रखा जाता है. When a species is split, the same procedure is followed. अगर जाति नाम को भी अगर दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो जो मूल जाति है उसके साथ उसका मौलिक नाम रहेगा. एग्जाम्पल देख सकते हैं. एसर सेकेरम मार्स was named and described for the first time by Humphrey Marshall. Later on, Francois Mycox found that this plant is complex of two different species as follow. Acer saccharum Mars, Acer nigrum Mycox. The original name has been retained for the type specimen and new specific epithet is given to the segregate. तो जो ओरिजिनल नाम है वो एसर सैकरम मार्स रखा गया हम्फ्री मार्स के हिसाब से, और फ्रैंकोइस माइकॉक्स के हिसाब से जो उसका सेग्रीगेट हुआ, अलग हुआ, उसका नाम रखा गया एसर नाइग्रम माइकॉक्स एफ. रूल नंबर 12, व्हेन ए स्पीशीज इज ट्रांसफर टू अनदर जीनस द स्पेसिफिक एपिथेट इज रिटेन्ड. यदि कोई जाति किसी दूसरे वंश में ट्रांसफ़र की जाती है, स्थानांतरित, तो जो इसका जातीय नाम है वो रिटेन रहता है, उसी के साथ रहता है. फॉर एग्जांपल लिनियस डिस्क्राइब्ड हेमलॉक एज पाइनस कैनाडेंसिस लिन. लेटर ऑन कैरियरा recognized that this plant is a species of genus Tsuga and transferred the species to the genus Tsuga as under Tsuga canadensis Linn. कैर. तो इस तरह से देख सकते हैं कि लिनियस ने हम लोग की जो डिस्क्राइब किया था पाइनस कैनाडेंसिस के फॉर्म में, और कैरियर ने उसको सुगा की जाति माना था, तो सुगा कैनाडेंसिस माना गया. तो ब्रैकेट में लिन रखा गया नाम उसका, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया था, और कैरियर ने उसको रिकॉग्नाइज करके दूसरी स्पीसीज़ के अंदर और दूसरे वंश के अंदर स्थापित किया. तो कैनाडेंसिस जो इसका स्पेसिफिक एपिथेट था वो रिटेंड रहा, वही पर रहा, उसको हमने छोड़ा नहीं. रूल नंबर 13, चॉइस ऑफ नेम्स. व्हेन टू और मोर टैक्सा ऑफ द सेम रैंक आर यूनाइटेड. जब दो एक समान प्रकृति के वर्गों को संयुक्त किया जाता है, इन सच केसेस द ओल्डेस्ट एपिथेट इज रिटेन. तो जो सबसे पुराना है, प्राचीनतम है, वो एपिथेट या नाम रिटेन किया जाता है, उसी को स्वीकृत किया जाता है, रखा जाता है. इफ़ द नेम्स आर ऑफ द सेम डेट. अगर यदि दोनों नाम एक ही दिनांक के हो, द ऑथर हु यूनाइटेड द टेक्सा हैज़ द राइट टू चूज एनी वन ऑफ देम. तो लेखक के पास ये अधिकार रहेगा कि वो जिसने इसको यूनाइटेड किया है उसके पास राइट रहेगा, अधिकार रहेगा कि वो उनमें से किसी एक को चूज करें, चयनित कर सकता है. और
रूल नंबर 14, चॉइस ऑफ नेम्स व्हेन द रैंक ऑफ टैक्सॉन इज चेंज्ड। ये भी देखा गया है कि जब टैक्सॉन की रैंक चेंज की जाती है तो नेम की क्या चॉइस रहती है, नाम की क्या चॉइस रहती है। वन द रैंक ऑफ टैक्सॉन चेंजेस और जीनस बिकम्स ए फैमिली और वाइस वर्सा, द अर्लीस्ट लेजिटिमेट नेम और एपिथेट गिवन टू द टैक्सॉन इन इट्स न्यू रैंक इज़ वैलिड। तो ये देखा गया है कि यदि वंश नाम या वंश को अपग्रेड करके फैमिली बनाया जाए, कुल बनाया जाए वंश से, या कुल से वंश बनाया जाए, अगर उसका निम्नीकरण कर दिया जाए, तो ये दोनों कंडीशन हमारे सामने देखी जा सकती है कि वंश से हम कुल की तरफ जाएं या कुल से वंश की तरफ, दोनों देख सकते हैं। तो जो अर्लीस्ट लेजिटिमेट या प्राचीनतम जो वैध नाम है या एपिथेट है, विशेषण है, वो हमेशा उस टैक्सॉन के साथ बना रहेगा, चाहे उसको नई रैंक दे भी जाए तो नई रैंक के साथ भी वो वैलिड रहेगा, उसका एपिथेट या जो प्राचीनतम उसका वैध नाम है वो उसके साथ बना रहेगा। और रूल नंबर 15 सबसे इम्पोर्टेंट, रिजेक्शन ऑफ नेम्स। नाम को कब अस्वीकृत करना चाहिए उसके लिए लिखा गया है। अ नेम मस्ट बी रिजेक्टेड। एक नाम अस्वीकृत किया जा सकता है इफ़ इट इज़ इलेजिटिमेट, यदि वो अवैध है। अ नेम इज़ इलेजिटिमेट इन द फॉलोइंग केसेस। वो अवैध कब हो सकता है इन केसेस में? व्हेन नोमेनक्लेचरली सुपरफ्लस, जब वो नामकरण के हिसाब से हम देखेंगे भ्रम पैदा कर रहा हो, सुपरफ्लस हो। व्हेन पब्लिश्ड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द स्पेसिफाइड आर्टिकल्स, और जब वो ऐसे आर्टिकल में छपा हो जहाँ पर कंट्रोवर्सी हो, विरोधाभास हो। इफ़ इट इज़ ए लेटर होमोनिम्स, अगर वो सम नाम है, समान प्रकार के नाम हो। इफ़ इट इज़ ए रिजेक्टेबल जेनरिक नेम, या वो अस्वीकृत करने वो योग्य वंश नाम हो। इफ़ इट इज़ ए स्पेसिफिक नेम पब्लिश्ड इन अ वर्क वेयर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज नॉट कंसिस्टेंटली एम्प्लॉयड, यदि ऐसे वर्क या कार्य में उसका प्रकाशन हुआ है जाति का नाम, जहाँ पर द्विपद नाम पद्धति को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया गया हो, तो उसको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ टोटोनिम्स और रिपीटेशन ऑफ जेनरिक नेम्स, पुनर्नाम हो तब भी ये कंडीशन होती है, उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, साइलिन कुकुबेलस इज़ द वैलिड नेम ऑफ अ प्लांट मोर कॉमनली नोन बाय द इलेजिटिमेट नेम्स साइलेन इन्फ्लेटा, साइलेन वल्गेरिस एंड साइलेन लेटिफोलिया। तो इन साइलेन इन्फ्लेटा, वल्गेरिस एंड लेटिफोलिया जो इसके क्या है, अवैध नाम है, और इसका जो वैध नाम है वो है साइलेन कुकुबेलस। अ नेम मस्ट बी रिजेक्टेड, एक नाम अस्वीकृत करना चाहिए। इफ़ ओइंग टू इट्स यूज विद डिफरेंट मीनिंग्स, जब वो अलग अलग अर्थों के अंदर दिखाई देता हो। इट बिकम्स ए परमानेंट सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ एरर, और वो स्थायी रूप से कोई भ्रम और गलतियों का या त्रुटियों का सोर्स बन जाता है। द रिजेक्टेड नेम्स कंस्टिट्यूट द नोमिना एम्बिगुआ, तो हम जो अस्वीकृत नाम है उससे जो कंस्टिट्यूट हुआ है, एक चीज़ बनी है, उसको हम क्या कहते हैं, नोमिना एम्बिगुआ। तो नोमिना एम्बिगुआ के अंदर उन नामों को रखा गया है जो अस्वीकृत किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिनियस डिस्क्राइब्ड एन अमेरिकन ओक एज क्वेरकस रूब्रा। लिनियस ने अमेरिकन ओक को क्वेरकस रूब्रा के अंदर डिस्क्राइब किया। द सिनोनिमी गिवन बाय हिम रिवील्ड दैट इट इज़ कंबाइंड एट लीस्ट 2 डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो क्वेरकस रूब्रा है वो 2 अलग अलग जातियों से मिलकर बना है। वन द रेड ऑक एंड द अदर इज़ द स्पेनिश ऑक। तो इसके अंदर एक तो लाल ओक है और एक स्पेनिश ओक है। टू विच स्पीसीज द लीनियर बाइनोमियल अप्लाइड, और जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि जो बाइनोमियल द्विपद नाम पद्धति लगाई जाए उस जाति के ऊपर, तो एक ही क्वेरकस रूब्रा के अंदर 2 डिफरेंट स्पीसीज देखी गई है, एक लाल जाति है और एक स्पेनिश ऑक है। इन 1771 डू रॉय अप्लाइड द लीनियर नेम टू द रेड ऑक। जो लीनियस ने नाम दिया था क्वेरकस रूब्रा, वो रेड ऑक के लिए दिया गया था, एंड कॉल्ड स्पेनिक ऑक एज क्वेरकस फल्केटा माइकॉक्स, और जो स्पेनिक ऑक है उसके लिए क्वेरकस फल्केटा नाम दिया गया। इन 1915 सार्जेंट स्टडी द लीनियन मटेरियल एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश द लीनियन नेम्स क्वेरकस रूब्रा लिन फॉर द स्पेनिश ऑक एंड क्वेरकस बोरेलिस माइकॉक्स फॉर द रेड ऑक। तो 1915 में सार्जेंट ने जो लीनियन मटेरियल था उसको नाम दिया क्वेरकस रूब्रा, और वो रखा गया
स्पेनिश ऑक के लिए नाम रखा गया, और जो क्वेरकस बोरियलिस हैं वो नाम रखा गया रेड ऑक के लिए। तो सार्जेंट के द्वारा भी अलग अलग नाम रखे गए। आफ्टर दिस सम टैक्सोनॉमिस्ट फॉलो डुरॉय, कुछ साइंटिस्ट डुरॉय को फॉलो करते रहे एंड कुछ सार्जेंट ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहे। दिस रिजल्ट इन अटर कन्फ्यूजन, ये पूर्ण रूप से भ्रम वाली बात हो गई। रेडर देयरफॉर प्रपोज दैट द लीनियन नेम बी ट्रीटेड एज द नोमिना अम्बिगुअम, तो जो लीनियंस के द्वारा जो नाम दिया गया वो नोमिना अम्बिगुआ के अंदर शामिल किया है। एंड द फाइनल ट्रीटमेंट वाज प्रपोज टू बी एज फॉलो, और जो बाद का जो कंक्लूजन निकाला गया या प्रस्तावित किया गया ट्रीटमेंट वो इस तरह से था। क्वेरकस फैल्केटा माइकॉक्स एफ फॉर सदर्न स्पेनिश एंड क्वेरकस बोरेलिस माइकॉक्स फॉर द नदर्न रेड ऑक। तो इसमें देखा जाए कि क्वेरकस फैल्केटा के जो नाम है वो किसके लिए यूज़ किया गया, स्पेनिश, लेकिन उसके नाम के आगे क्या लगाया, सदर्न स्पेनिश ऑक। एंड क्वेरकस बोरेलिस माइकॉक्स एफ फॉर द नदर्न रेड ऑक, रेड ऑक के लिए, नदर्न रेड ऑक के लिए नाम रखा गया क्वेरकस बोरेलिस। द लीनियल नेम्स क्वेरकस रूब्रा लिन हैज़ बीन टोटली रिजेक्टेड, तो ये देखा गया जो लीनियल नेम था वो क्वेरकस रूब्रा था, उसको पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया गया क्योंकि ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था और उसको नोमिना अम्बिगुअम के अंदर शामिल किया गया। तो ये ओल्डेस्ट नाम होने के बावजूद भी भ्रम का सोर्स होने के लिए, स्थायी रूप से सोर्स होने के कारण ये अस्वीकृत किया गया। अ नेम ऑफ टैक्सोन मस्ट बी रिजेक्टेड, एक वर्ग का नाम अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इफ़ द कैरेक्टर्स वर डेराइव्ड फ्रॉम टू और मोर एंटायरली डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स, यदि उसके जो लक्षण हैं वो दो पूर्ण रूप से भिन्न तत्वों से मिलकर बने हो, अनलेस इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज एलिमेंट एज ए सेटिस्फैक्टरी टाइप ऑफ द नेम, जब तक कि इनमें से किसी एक तत्व के द्वारा भी संतुष्ट और सेटिस्फैक्टरी टाइप ऑफ द नेम, जो नाम के जो टाइप है उसको सेटिस्फैक्शन नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ओलिवर जीनस एक्टिनोटिनस वाज बेस्ड ऑन ए स्पेसिमेन रिसीव्ड फ्रॉम ए नेटिव चाइनीज कलेक्टर। तो जो ओलिवर जो के वंश हैं एक्टिनोटिनस, और ये एक चाइनीज जो थे उन संग्रहकर्ता, उसके द्वारा जो स्पेसिमेन ये प्रादेश रिसीव किया उस पर रखा गया था ओलिवर, हु हैड इंसर्टेड द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वाइबर्नम इनटू द टर्मिनल बर्ड ऑफ एन एस्कुलस। तो उन्होंने, जो चीनी संग्रहकर्ता है, उन्होंने एस्कुलस के जो प्लांट है उसकी जो टर्मिनल बर्ड थी उसके अंदर वाइबर्नम का पुष्पक्रम लगा दिया था। तो इस तरह से आप ये देखेंगे तो टू डिफरेंट एलिमेंट है दोनों के अंदर, एक एस्कुलस है प्लांट और दूसरा है वाइबर्नम। द नेम एक्टिनोटिनस इज़ ए नोमिना कन्फ्यूजम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक्टिनोटिनस जो वंश नाम है ओलिवर के दिया गया, और वो एकदम क्या हुआ, नोमिना कन्फ्यूजम, और कन्फ्यूजन की बात या भ्रम की बात हुई। एंड मस्ट देयरफॉर बी रिजेक्टेड, इसलिए उसको भी अस्वीकृत किया गया। और चौथा हम देख सकते हैं और रिजेक्शन में, जेनरिक नेम्स मस्ट बी रिजेक्टेड इफ़ दे, वंशी नाम अस्वीकृत किए जा सकते हैं यदि वे आर वर्ड्स नॉट इंटेंडेड एज नेम्स, और वो किसी नाम से संबंधित नहीं हो। कोइंसिडाइड विद द मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स, यदि हमने किसी आकार की लक्षण के रूप में उसका नाम रख दिया हो, वंशी नाम किसी भी आकार की शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आर यूनिटरी डेजिग्नेशन टू स्पीसीज, और किसी भी जातीय नाम के समान वो हो तो उसको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट एंड अनहाइफन वर्ड्स, दो अलग शब्दों से और बिना हाइफन वाले शब्दों से मिलकर बने हुए वंशी नाम को भी हम रिजेक्टेड कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं। स्पेसिफिक नेम्स मस्ट बी रिजेक्टेड, जातीय नाम भी अस्वीकृत किए जा सकते हैं। व्हेन दे आर वर्ड नॉट इंटेंडेड एज नेम्स, जब वो किसी नाम से संबंधित नहीं हो, इंटेंडेड एज नेम्स नाम से के संबंध में नहीं हो। व्हेन दे आर मेयरली ऑर्डिनल एग्जेक्टिव बीइंग यूज्ड फॉर यूनिमरेशंस, जब वो हम ये देखें कि विशेषण के रूप में यूज किए गए हों और केवल संख्यात्मक रूप से वो बेस्ड ऑन यूनिमरेशंस
व्हेन दे एग्जैक्टली रिपीट द जेनरिक नेम एपिथेट, जब वो वंशीय नामों की जस्ट हम के ठीक रूप से पुनरावृत्ति हो, टोटोनिम्स पुनर्नाम है। व्हेन दे आर पब्लिश्ड इन ए वर्क वेयर द बाइनोमियल सिस्टम वाज नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड, जहाँ पर द्विपद नाम पद्धति को फॉलो नहीं किया गया हो, यदि ऐसे प्रकाशित वर्क के अंदर या कार्य के अंदर अगर वो यूज किए गए हैं तो ऐसे जातीय नामों को रिजेक्टेड किया जाता है। और छठे बात करें, द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ अ नेम मस्ट बी रिटेन एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाइपोग्राफिकल और अनइंटेंशनल ऑर्थोग्राफिक एरर। कई बार ये देखा गया है कि जो नाम के अंदर स्पेलिंग जो मौलिक है वो हमेशा वैसी ही रिटेन की जानी चाहिए, उसी प्रकार में स्वीकार की जानी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, टाइपोग्राफिकल या टाइपिंग एरर हो सकती है, या अनइंटेंशनली बिना किसी इंटेंशन के ऑर्थोग्राफिक एरर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफिक एरर, रोजा पिसार्टी हैज़ बीन करेक्टेड टू रोजा पिसार्डी। पिसार्टी की जगह हमने उसको करेक्ट कैसे किया गया, पिसार्डी। ये एक टाइपिंग मिस्टेक रही। ऑर्थोग्राफिक एरर्स, चाइनेंसिस हैज़ बीन करेक्टेड टू साइनेंसिस, और चाइनेंसिस की जगह हम उसको करेक्ट करके साइनेंसिस के फॉर्म के अंदर तो साइनेंसिस लिखा जाता है। तो ये ऑर्थोग्राफिक एरर है चाइनेंसिस वाली। When the specific epithet is the name of a person and when it ends in a consonants, जातीय नाम जब किसी व्यक्ति के नाम से हो और वो अगर व्यंजन के रूप में समाप्त हो, द सफिक्स डबल आई इज अपेंडेड, तो अंत में उसके अंदर डबल आई लिखा जाता है। और रेमंडी एक्सेप्ट व्हेन इट एंड्स इन ई आर, यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट है लेकिन वो एंड विथ ई आर है, तो व्हेन इट विल बी चेंज टू ई आर आई, केवल सिंगल आर आई का यूज किया जाएगा, डबल आई यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल कर्नेरी, नेम्स एंडिंग इन वोवल्स आर टर्मिनेटेड इन द जेनिटिव केस बाय द सिंगल आई। और यदि हम एंडिंग की बात करें कि अगर स्वर से वो एंड हो रहा है, टर्मिनेटेड हो रहा है, तो जेनिटिवली हम उन केसों के अंदर सिंगल आई का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के जो पादप नामकरण के नियमों की बात कर रहे थे कि नियम जो हैं, तो कुछ नियमों की हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, विवेचना की है, जिससे ये समझ में आ सके कि पादप का नाम किस प्रकार से किया जाना चाहिए। पादप के अंदर जो जाति नाम है, कुलों के नाम है, वंश के नाम है, किस प्रकार से रखने चाहिए। और सबसे लास्ट में जो थर्ड पार्ट है वो है रिकमेंडेशन या संस्तुति या सुझाव। One recommendation is that all the specific and tribal epithets should be written with a small initial letter. एक संस्कृति ये भी दी गई है कि जितने भी जातीय या उपजातीय त्रिपद नाम होते हैं वो सभी छोटे अक्षर से स्टार्ट करने चाहिए, इनिशियल लेटर। दो कैपिटल इनिशियल लेटर में भी यूज्ड, कभी कभार ये देखा गया है कि बड़े अक्षर भी यूज किए जा सकते हैं। व्हेन दीज आर डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेम ऑफ पर्सन एंड डाइटीज़, तो जब कभी ये किसी व्यक्ति से संबंधित हो या किसी आराध्य देव से संबंधित हो, तो ये जातीय नाम या ट्राइबल नाम, उपजातीय नाम जो हैं वो कैपिटल एक्स या बड़े अक्षर से शुरू किए जा सकते हैं। द करंट एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ क्यू बुलेटिन इज़ टू बी डीकैपिटलाइज ऑल द स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक एपिथेट्स। जो क्यू बुलेटिन की जो करंट एडिटोरियल जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जितने भी जातीय और अंतर्जातीय इंफ्रा स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं उन सभी को हम डीकैपिटलाइज करें और जो बड़े अक्षर से लिखे गए हैं उनकी जगह हम स्मॉल लेटर यूज़ करें। तो ये एक संस्तुति है, रिकमेंडेशन है। तो इस प्रकार से हम प्लांट नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रिंसिपल सिद्धांतों की बात की, और उसके बाद डिफरेंट रूल्स की बात की, और सबसे लास्ट में रिकमेंडेशंस, एक सुझाव या संस्तुति की बात की। तो धन्यवाद। ये आपके प्लांट नोमेनक्लेचर या पादप नामकरण के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी थी। थैंक यू।